एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। चुनावी चर्चा में आज सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव की। कल वहां पे चुनाव संपन्न हुए हैं, 20 सीटों के लिए मतदान हुआ था। आज जो है उसके अंतिम आंकड़े जो है, फाइनल आंकड़े जो है वो जारी किए गए। पहले चरण में कुल 76.47% वोटिंग हुई है, जिसमें बस्तर में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं 84.65%। तो बीजापुर में सबसे कम केवल 46% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के 40,78,681 मतदाताओं ने 223 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत रमन सिंह कैबिनेट में मंत्री जो हैं, कई मंत्री सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का भी जो है किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो गया है। जुल्फी के पास चल सकते हैं, हमारे साथ जुल्फी भी हैं, अमृतांशी भी जुड़ी हुई। पहले जुल्फी आप बताइए, आप भी कल जो है वो वोटिंग कवर कर रहे थे। अब जो फाइनल आंकड़े आए हैं ये थोड़े से कम है पिछली बार के चुनाव के मुकाबले। इस बारे में क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? बाबा, जितना पिछले 2018 में पड़ा था और इस बार की अगर देखें तो बहुत माइनर डिफरेंस है। पिछले बार भी 76 दशमलव कुछ प्रतिशत मतदान हुआ था और इस बार भी 76.47% मतदान हुआ है। अब चर्चाएं इस बात को लेकर शुरू हो गई हैं कि प्रथम चरण में जो 20 विधानसभा सीटों में मतदान हुआ है तो कौन आगे और कौन पीछे होगा, तो उसके अलग अलग तरीके के समीकरण निकाले जा रहे हैं। जैसा कि अगर बात करें बीजापुर की बात करें तो पिछली बार बीजापुर विधानसभा सीट में 50% मतदान हुआ था और इस बार 4% मतदान कम हो गया है। हालांकि हम सुबह से जब वहां कवर कर रहे थे, जैसे मैं नारायणपुर में था और मैंने नारायणपुर की जो पोलिंग स्टेशन में देखा तो जिस तरीके से लोगों की तस्वीर देखी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो मुझे ये अनुमान था कि एक अच्छी पोलिंग होगी। हालांकि शाम होते तक जो डेटा आया और ये कहा जा रहा था कि मतदान का प्रतिशत लगभग कम है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि अंतिम जब सीओ के द्वारा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा डेटा जारी किया जाएगा तो उसमें आंकड़े बढ़ेंगे। तो वाकई आज जब दोपहर में इलेक्शन कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने जो बताया तो उसमें 76.47% मतदान पूरे 20 विधानसभा सीटें में हुआ। पिछली बार की अगर तुलना कर ले बाबा तो पिछली बार 18 सीटों में हुआ था जिसका औसत निकला था और इस बार 20 विधानसभा सीटों में प्रथम चरण में मतदान किया गया है। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, और चर्चा ये भी है कि इन जगहों पर मुकाबला अगर देखें तो सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही नजर आ रहा है और सीट ऐसी नहीं है इन 20 विधानसभा सीटों में जिसे ये कह सके कि त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई है। हालांकि हो सकता है कि मेरा समझ कम हो, लेकिन मैंने जो समझा इन 20 विधानसभा सीटों में, उन 20 विधानसभा सीटों में मुझे ये लगा कि सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। अब आता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे जो मतदान प्रतिशत है वो शहरी इलाकों में तो ज्यादा है, लेकिन उन जगहों पे कम हुआ है। जैसे बीजापुर की बात करें कि जहां पे नक्सलियों ने ये फरमान जारी किया था कि कोई भी अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल नहीं होगा, तो उन जगहों पे पोलिंग जो स्टेशन थे वो बहुत कम वहां पे लोगों ने गए और कुछ जगहों पे तो ऐसी स्थिति थी कि 10, 12, 15 पोलिंग भी हुई। हमने भी जहां कल गए थे कोका बेड़ा में, वहां पे हमने देखा कोका मेटा में उस जगह पे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। वहां पे पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया था। 3 में से 2 जो है कच्चा पाल था और जो पोलिंग स्टेशन था उसी जगह बना था। उस गांव के लोग वहां पे मुश्किल से 20 लोगों ने मतदान किया था दोपहर तक। तो ऐसी जगह पे जो दूरस्थ जगह है जहां पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एक जो अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही थी कि लोग जो मतदान देने आ रहे थे वो शहरी जो लोग होते हैं अपने बगल के पोलिंग बूथ में नहीं जाते हैं, लेकिन वहां के लोग जो है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। एक महिला से मैंने पूछा कि 8 बजे के करीब समय था तो उनसे पूछा था कि कितने बजे आप घर से निकले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 6:30 बजे घर से निकले और वो करीब 8 बजे के आसपास पहुंचे। तो अंदाजा लगाया कि 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर क्या है। तो इस तरीके की चर्चाएं आ रही है कि इस प्रथम चरण में जो सीटें हैं उनमें कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी और कांटे की टक्कर उन जगहों पे जहां पे ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अब सीटें हो चुकी हैं जहाँ पे सीधे तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है।
तो इसका मतलब जैसे कि जुल्फी जो आंकड़े कहते हैं, पिछले साल के मुकाबले हम तुलना करें तो वो 18 सीटों के आंकड़े थे, इस बार 20 सीटों के आंकड़े हैं। और अभी तक जो एक पैटर्न है इसको एनालाइज करने का, यदि वोटिंग परसेंट अधिक होता है तो लोग ये माना जाता है कि लोग जो है परिवर्तन के लिए ज़्यादा संख्या में वोट डालने निकले हैं। यदि वोटिंग परसेंट कम हो, उतने बराबर हो, तो कमोबेश यही माना जाता है कि लोगों में उतना उत्साह नहीं था, लोग परिवर्तन के लिए बाहर नहीं निकले हैं। क्या आपको लगता है ये फॉर्मूला जो कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? इसमें सच्चाई जो ट्रेंड वाला विषय है। पिछली बार अगर देखें तो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद लोगों ने वोट किया, और वोट परसेंटेज जो पिछले बार का था उस हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा नजर आया था। इस बार कांग्रेस को लेकर सीधी बहुत ज्यादा नाराजगी नजर नहीं आई। एक नाराजगी जो वहां पर नजर आ रही थी वो ये आ रही थी कि प्रत्याशियों को लेकर था, कि मतलब जो मौजूदा विधायक है उनको नाराजगी थी, तो कांग्रेस ने बड़ी बेरहमी से, जो कांग्रेस पे कभी चलन में था नहीं, और कांग्रेस ने 22 विधायकों की टिकट काट दी। तो एक एंटी इनकम्बेंसी को वो खत्म करने की कांग्रेस ने कोशिश जरूर की। और जो जमीन स्तर की बात है तो सीधे तौर से मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष नहीं था। जैसे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार के बाद लोगों के मन में कुछ चल रहा था और बोल कुछ रहे थे। तो इस बार के जो अगर परसेंटेज की बात करें तो अलग अलग जगहों पर ये जरूर है कि कांग्रेस को, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, तो इनका वोट परसेंटेज जरूर गिरने की पूरी संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं मैदान में थी, नहीं 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ ही प्रथम चरण में मैदान में रही और पूरी फाइटिंग दी। और जितनी भी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर मैदान में गए, उन मुद्दों को लेकर कुछ कुछ ऐसा लगा कि जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे हिंदुत्व के मुद्दे हैं, उस पर जनता ज्यादा बात करती नजर नहीं आई, मतदाता बात करते नजर नहीं आए। तो उससे ये लगता है कि वो फैक्टर ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन एक फैक्टर जरूर है, किसानों का विषय, जिसको लेकर लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। कांग्रेस ने 3200 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात कही। किसान और धान जो छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी 3100 रुपया और 21 कुंटल रख दिया। तो मतलब दोनों का अगर देखा जाए तो बराबर स्थिति होती है कि 21 कुंटल खरीदेंगे तो उतना ही पैसा 1 एकड़ में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से और कांग्रेस के घोषणा पत्र से। लेकिन जुल्फी, यदि बस्तर की बात करें तो बस्तर काफी महत्वपूर्ण है। बस्तर में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि बस्तर में पोलिंग भी ठीक ठाक हुई है, तो क्या कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को वहां दोहरा पाएगी? कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को तो बस्तर में किसी भी हाल में नहीं दोहरा पा रही है। जिस तरीके की वहां के समीकरण आ रहे हैं कि 12 में 12 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, अब वहां पे कुछ जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और तत्कालीन समय में मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए थे। जैसे केदार कश्यप की बात करें, महेश गागड़ा की बात करें, तो ये मजबूत चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार अगर देखें तो नारायणपुर में थे, तो नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी। तो ऐसी बस्तर की 12 सीटों में ये अनुमान लगाया जा रहा है, और इस तरीके की राजनीतिक तौर से चर्चाएं हैं लोगों से बात करने के बाद कि यहाँ पे स्थिति आधे आधे भी हो सकती है, कि 50% सीटें कांग्रेस के पास और 50% भारतीय जनता पार्टी के पास भी जा सकती हैं। इस तरीके के रुझान लोगों के मन से भी देखने को मिले। जो सीटें, जैसे केसकाल की सीट है, एक समय पे ये कहा जाता है कि एक तरफा मौजूदा विधायक की स्थिति अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पूर्व IAS नीलकंठ टेकाम को मैदान में उतारा, और नीलकंठ टेकाम कोंडागांव में कलेक्टर भी रह चुके हैं, उस दौरान उन्होंने पूरे जगहों का दौरा दिया था। तो उनके बीच की फाइट लोगों ने कहा कि सीधी टक्कर है, और किस तरफ कौन जीतेगा कौन हारेगा उसकी बात तो 3 तारीख को पता चलेगी जब काउंटिंग होगी। लेकिन जो फाइट है, ऐसा नहीं लगा कि 10 लोगों से बात करें तो उनमें से 8 लोग एक तरफ का रुझान उनके अलग अलग फैक्टर में हो। लेकिन एक फैक्टर बड़ा ज्यादा काम किया किसान का। किसान की कर्ज माफी की चर्चा जरूर किसानों में रही, उनको लगा कि उस बात को लेकर भरोसा है। दूसरा जो है कि धान के समर्थन मूल्य 3200 रुपए की खूब चर्चा रही, भारतीय जनता पार्टी की 3100 रुपए के समर्थन मूल्य की चर्चा रही। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो मिलने वाला पैसा है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र रहा, तो कांग्रेस का घोषणा पत्र बाद में आया। तो उस बात को लेकर, क्योंकि बस्तर का पूरा इलाका अगर देखें आदिवासी और आदिवासी जंगल से पत्ते को तोड़ता है, जो माइनर प्रोड्यूस है, उसको लेकर भी चर्चाएं रही, और उस आधार पर भी वोट हो मूलभूत सुविधाओं को लेकर। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष गुप्ता जी, आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत थोड़ा सा का अंतर है पिछले बार के बनाम इस बार में।
पिछले बार 18 सीटों के लिए फर्स्ट पेज हुआ था, इस बार 20 सीटों के लिए हुआ। इसका क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए, ये जो मतदान का परसेंटेज आज जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है? देखिए मनोरंजन जी, बहुत क्लियर इंडिकेशन है। दरअसल मुझे लगता है कि पिछले 2018 और 2023 के अगर चुनावों की अगर हम बात करें, अगर उनके औसत को अगर देखें, तो निश्चित रूप से ये हाई पोलिंग रेट है। आमतौर पर बस्तर चूंकि सुदूर आदिवासी इलाका है और इस प्रकार का जो यहाँ पर बहुत हाई वोटिंग ट्रेंड नहीं रहा है, लेकिन पिछली बार की परिस्थितियों को अगर देखें तो पिछली बार बदलाव के लिए जो है ये बड़ा हाई पोलिंग हुआ। मुझे लगता है कुछ कुछ जो है ये इस बार भी इंडिकेट करता है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बहुत सारे लोगों की सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। जिस प्रकार से एक अलग टाइप का ट्रेंड यहां दिख रहा है, उसमें से बस्तर में दो प्रमुख नक्सल इफेक्टेड जो विधानसभाएं हैं, देखिए उसमें अगर हम देखें तो एक बीजापुर विधानसभा है और दूसरी कोंटा विधानसभा है। तो बीजापुर विधानसभा में अंदरूनी इलाकों में मतदान नहीं हो पाया, बहुत कम मतदान हुआ है। आज बीजापुर जिले की एक जो इलाका है बेदरे, जो इंद्रावती नदी तट पर अबूझमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान दल को 4 तारीख को वहां शिफ्ट किया गया था और मतदान दल जो है वहां पर 7 पोलिंग बूथ है बेदरे पुलिस कैंप में, वहां पर संगीनों के साए में मतदान हुआ है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक मतदान केंद्र बेदरे जो है उस पर लगभग 45-50% पोलिंग हुई है। बाकी 6 पोलिंग बूथ पर जो धुर नक्सल इलाके के आते हैं, उनमें सिर्फ एक दो वोट डाल करके लोग वापस लौट गए हैं। 1-2 लोग ही आकर के वहां पर मतदान किया है। तो दो अलग अलग इलाकों में मतदान का ट्रेंड अलग अलग होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अलग अलग इलाकों पर अलग अलग मुद्दे रहे। नक्सलियों का जो चुनाव बहिष्कार का जो आह्वान है, उसका प्रभाव जो है अलग अलग इलाकों में अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बाकी जो सामान्य इलाके हैं या कम नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां पर जो हाई पोलिंग हुई है, उन पोलिंग पर कहीं ना कहीं ये एक बदलाव का संकेत मुझे लग रहा है। तो ये जो पोलिंग जो है वो जो पॉइंट सम % का जो अंतर है, तो इसको यदि हम नापें तो कहा जाता है कि यदि वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक हो, जैसा आपने भी कहा, चाहे जुल्फी ने भी कहा, पिछले बार बहुत हाई इसलिए हुआ था कि लोग चेंज चाहते थे, इसलिए बड़ी संख्या में निकल के आए, और ऐसा कहा भी जाता है। और जब लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता है तो करीब उतनी ही पोलिंग होती है या थोड़ा बहुत उससे कम होता है। इस बार ये जो 20 सीटें हैं, यदि बीजापुर और कोंटा की सीटें हटा दें तो 18 सीटें जो बची है, वहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या लोग चेंज के लिए निकले हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, लोगों को सोचा कि नहीं, कोई वैसे मुद्दे नहीं है जिस पे कि बहुत ज़्यादा पोलिंग के लिए निकला जाए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हम लोगों ने जो जिस दिन पोलिंग थी, कल जो पोलिंग थी, अलग अलग विधानसभाओं के इलाके में भी गए और वहां पर मतदाताओं से बात किया। वहां का जो भीड़ भाड़ देखी, उस पर जो है हमें तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंडर करंट है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो वहां काम कर रहा है। जिस तरीके से ये समय जो है धान की कटाई का समय है, बावजूद इसके अगर अंदरूनी इलाकों से किसान अपना धान या खेत का काटना छोड़ करके अगर पहले मतदान करने आ रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर के वो कमिटेड है। और इस कारण जो है वो पहले मतदान बाद में काम वाला जो एक नारा है वो यहाँ पर फलीभूत होता दिख रहा है। चलिए, आमतौर पर जी सही कहा आपने, पहले मतदान फिर काम, ऐसे ये वजह, एक जो अवेयरनेस जो इलेक्शन कमीशन ने किया है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। अमृतांशी, आप हमारे साथ बने रहिए, अब आपके साथ चर्चा करेंगे। जो प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं आपके यहाँ,
साथ में दिग्विजय सिंह के बयान की भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। जुल्फी, आपका और मनीष गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का।